हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बेस संजीव सर में। और आज हम जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, जिसका नाम है सूत्रधारी कंपनियों के खाते, अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ओके, ये क्या होती है होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी क्या होती है, और इसके साथ में जो दूसरी कंपनी है वो जो इसके जस्ट नीचे होती है या जिसको ये कंपनी होल्ड करती है उसको हम सब्सिडरी कंपनी कहते हैं, माइनॉरिटी कंपनी के नाम से जिसको जाना जाता है। तो आज हम आपके लिए इस चैप्टर का पूरा जो कोर्स है वो बहुत अच्छे से एक ही क्लास में समझाते हैं। जो लोग पेड क्लास में जुड़े हुए उनके पास में पीडीएफ है, इस क्लास को देखते समय सामने अपना पीडीएफ लेकर के बैठिए, और अगर पीडीएफ नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल सुन लीजिएगा। 100% दावे के साथ मैं बताता हूं कि आपको इस चैप्टर के बारे में कहीं से पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बात करते हैं भाई, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक निकल करके आता है वो निकल करके आता है कि सूत्रधारी कंपनी होती क्या है। तो पहले हम यहां पर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सूत्रधारी कंपनी का अर्थ, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी, क्या होती है ये होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी कंपनी का अर्थ। अब यहां पर आपके लिए एक बात समझाना है कि सूत्रधारी कंपनी, जैसा कि इसके नाम से ही एकदम स्पष्ट हो रहा है, सूत्रधारी, सूत्र माने वो होता है एक प्रकार का धागा या कोई संबंध, और धारी का मतलब होता है धारण करना। यानी यहां पर जब एक बड़ी कंपनी जब अपने किसी भी उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी छोटी कंपनी से संबंध बनाती है, या उसके 50% से ज्यादा, यानी कह सकते हो 51% जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको अपने में होल्ड कर लेती है या अपने आप खरीद लेती है, किसी तरीके से प्राप्त कर लेती है, तो जो कंपनी जो 51% शेयर दूसरी कंपनी के अपने अडॉप्ट कर लेती है तो उसका अधिकार दूसरी कंपनी पे पूरा का पूरा हो जाता है। यानी अब दूसरी कंपनी 100% उसके कहने में ही व्यापार करेगी, सारे क्रियाकलाप वैसे ही होंगे जैसे होल्ड जो बड़ी कंपनी है वो चाहेगी। इसीलिए इस कंपनी को हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। अब आपने एक शब्द सुना होगा होल्डर, होल्डर का मतलब होता है पकड़ने वाला। जैसे आपके घर में बल्ब वगैरह हैं लगे हुए हैं, तो जब भी मैकेनिक आता है या आप लोग कहते नहीं भाई होल्डर इसका ऐसा लगाइए या यहां पर लगाइए, तो होल्डर का मतलब क्या होता है, कैच करने वाला। ठीक वहीं से अपनी बुद्धि घुमाओ और समझ लो कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये अपने मकसद को पूरा करने के लिए, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ अन्य कंपनियों से भी अपना काम अपनी मर्जी के अनुसार कराती हैं। इसी को हम कहते हैं क्या, होल्डिंग कंपनी। अब जो कंपनी इनके कहने में काम करती है वो कौन सी होती है, मिनॉरिटी कंपनी होती है। माइनॉरिटी जिसको हम बोलते हैं कि सहायक कंपनी के रूप में, ओके, सब्सिडरी का रूप होती है ये कंपनी। तो यहां पर धीरे मतलब पूरा जो ध्यान रखना है इस चैप्टर में वो यही रखना है कि होल्डिंग कंपनी हमेशा वह कंपनी होगी जिसका पहले से बिजनेस अच्छा खासा चल रहा होगा, वह अपने किसी मकसद को पूरा करने के लिए अपनी एक सहायक कंपनी के लिए मतलब अडॉप्ट कर लेगी, उसके अंशों को 50% से ज्यादा अंशों को अपने पास में ले लेगी। वो चाहे कैसे भी ले, खरीद के ले या संपत्ति देकर के ले, किसी भी प्रकार से ले, लेकिन 51% हिस्से में उसका अपना अधिकार जब हो जाएगा तो ऐसी बड़ी कंपनी हमारी कौन सी बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। तो अब यहां पर हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो, इंडिया में एक कंपनी थी, थी नहीं है, अच्छा थी तो भाई थी, हीरो होंडा। ओके, और ये कंपनी बाद में अलग हो गई, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। अब इस हीरो कंपनी की बात करते हैं। ये हीरो कंपनी है, ये मोटर बाइक्स बनाती है। अब ये मोटर बाइक्स के इंजन भी बनाती है और सारे पार्ट्स बनाती है, लेकिन ये ना तो टायर बनाती है, ठीक है, ना ये ट्यूब बनाती है। मैंने इससे पहले भी इसी एग्जाम्पल के लिए कहीं पर लिया था इसी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो ना तो टायर बना रही ना ट्यूब बना रही, ये दूसरी कंपनी टीवीएस से परचेज करती है, ठीक है। टीवीएस कंपनी एक ऐसी है जो टायर भी बनाती है, ट्यूब भी बनाती है, मतलब रबर का इसमें प्रोडक्शन होता है। अब क्या होता है कि हीरो कंपनी को या तो टीवीएस से या राल्को से, ओके, एक राल्को कंपनी है, एक एमआरएफ कंपनी है, ठीक है, एक सीएट कंपनी है, ठीक, इनसे
टायर ट्यूब को परचेज करना होता है। अब जब टायर ट्यूब ये कंपनी हीरो इनसे परचेज करती है तो जाहिर सी बात है कि इनको लेन देन मतलब आपस में करना होता है। अब हीरो कंपनी ये चाहती कि भाई मैं जो टायर ट्यूब यूज़ कर रहा हूँ या मैं जो मतलब प्रोडक्ट बना रही हूँ उसमें मैं ये चाहती हूँ कि जो माल मैं लगाऊँ दूसरी कंपनी लगा ही नहीं पाए, दूसरी कंपनी को ये माल बेच ही नहीं पाए। इसके लिए क्या करेगी कि मान लीजिएगा कि एमआरएफ या टीवीएस या राल्को इसमें से इन्होंने एक कंपनी के 51% शेयर परचेज कर लिए, और जब 51% शेयर परचेज कर लिए तो राल्को कंपनी, अब एक सेकंड, तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सूत्रधारी कंपनियों के खाते के बारे में। अब हम बताते हैं आपके लिए सहायक कंपनी के बारे में भी। अगला हमारा जो टॉपिक निकल करके आता है वह आता है सहायक कंपनी के बारे में भी, क्योंकि सूत्रधारी तो बिल्कुल इस एग्जाम्पल से अब क्लियर हो गया होगा, जिसको हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। ओके, जो होल्डिंग कंपनी है उसका मतलब तो आप समझ गए कि ए कंपनी है वह बी सी डी इनमें क्या करती है कि 50% से ज्यादा जो हिस्सा है इसका या इसका या इसका एक से अधिक का भी वो खरीद सकती है। तो एक जो कंपनी है यहां पर ए, ये तो हमारी हो गई कौन सी, होल्डिंग कंपनी, सूत्रधारी, और ये सब हो गई कौन सी, सहायक कंपनी। और थोड़ा बहुत अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन, पहली बात तो रहता नहीं मेरे पढ़ाने में, अगर कहीं रह भी गया हो तो पीडीएफ नोट्स देख लो, वहां से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम सूत्रधारी के साथ में पढ़ते हैं सहायक कंपनी के लिए कि भैया सहायक कंपनी कौन सी है। देखो अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा अच्छे से, और अपने नॉलेज को ब्रॉड करो। ब्रॉड का मतलब है कि जो थिंकिंग है उस थिंकिंग पावर को आप अपने आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। यानी सहायक कंपनी का अर्थ, यानी सहायक कंपनी का अर्थ का मतलब यहां पर सीधी सी बात है कि इसको हम मिनॉरिटी कंपनी भी कहते हैं और सब्सिडरी कंपनी भी कहते हैं, दोनों के नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो यह माइनॉरिटी इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके पास में जो हिस्सा रह जाता है वो कितना रह जाता है, 49% रह जाता है। ठीक है, तो वो मेजर कंपनी हो गई, ये माइनॉरिटी कंपनी हो गई। दूसरी, इसको हम सब्सिडरी कंपनी या सहायक कंपनी कहते हैं क्योंकि ये होल्ड कंपनी के कहने में काम करती है, केवल उसका साथ देने का ये मतलब काम करती है, तो इसलिए सहायक कंपनी भी हो गई। अब ये होती कौन सी है, तो इसका अर्थ लिखने के लिए आपको कम से कम नहीं तो एक पेज तो चाहिए ही होगा। जो पीडीएफ नोट्स हैं एकदम प्रॉपर मात्रा में आपको दिए हुए हैं, वहां से आप देखिए पूरा फुल कंटेंट आपके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आपके लिए सहायक कंपनी को इस तरह से पेपर में लिखना है कि वह कंपनी जिसके 50% से ज्यादा अंश किसी अन्य बड़ी कंपनी द्वारा या अन्य किसी कंपनी द्वारा क्रय कर लिए गए हों, या जिसकी समता अंश पूंजी पे 50% से ज्यादा यानी 51% तक जो अधिकार है 51% या इससे अधिक किसी अन्य कंपनी का हो चुका हो, तो ऐसी कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी निर्णय नहीं ले पाती है। जो होल्डिंग कंपनी यानी सूत्रधारी कंपनी कराना चाहती है वही ये कंपनी करती है। ऐसी कंपनी को उसी कंपनी के यानी होल्डिंग कंपनी के यानी सूत्रधारी कंपनी के दिशा निर्देशों का पूरा पूरा पालन करना होता है, उसकी कार्य प्रणाली को अपनाना होता है, उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना होता है, उसके द्वारा सुझाए गए लेन देनों को पूरा करना होता है, और जैसा वो संचालक चाहते हैं वैसा ही कंपनी को करना पड़ता है, भले ही चाहे कंपनी स्वयं में डूब जाए। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, सहायक कंपनी कहते हैं। जो किताबें आपको मिलेंगी उसमें बहुत टफ लैंग्वेज होगी, लेकिन यहां पर जो हम समझा रहे हैं एकदम सिंपल, सरल और बहुत स्पष्ट शब्दों में हम आपको समझा रहे हैं। अब मान लीजिएगा कि थोड़ी देर पहले हमने सोचा था कि एक एग्जांपल लेते हैं हीरो कंपनी का, और साथ में हमने टीवीएस या राल्को कंपनी का ले लिया। अब अगर जो हीरो कंपनी है अगर वो दूसरी कंपनी के टायर है, ट्यूब्स हैं, वो चाहती किसी और को ना बेचे तो वो नहीं बेच पाएगी, और वो चाहती कि मैं भी यूज ना करूं, केवल ऐसे ही पड़े रहे, तो भैया ऐसा ही पड़ा रहेगा। क्यों, कहीं ना कहीं पर जो पूरा संचालन व्यवस्था है वो होल्डिंग कंपनी के लिए दे दी जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरी वाली कंपनी है उसका भी पूरा पूरा हित रखा जाता है, बहुत अच्छे से व्यापार किया जाता है, और ये कानून के दायरे में भी है। ठीक है, ऐसा कानून नहीं कहता किसी कंपनी को चौपट करना है। तो सहायक कंपनी आप समझ गए होंगे। अब जो सहायक कंपनी होती है उसके प्रकार और समझ लीजिएगा। सहायक कंपनी के प्रकार, ठीक, सहायक कंपनी के जो प्रकार हैं वो हैं कौन से, दो, और ये दो याद हो जाएंगे, चुटकी में याद हो जाएंगे थ्योरी। एक तो है पूर्ण स्वामित्व वाली,
पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, और दूसरी है पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, और जो दूसरी है वह है आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। अब इसमें गाथा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सी बात हम बताएं, जिस कंपनी के 100% अंश किसी सूत्रधारी ने खरीद लिए हो, ध्यान दो मेरी बात को, सूत्रधारी कंपनी ने परचेज कर लिया हो। पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी का मतलब यह है कि जिसके 100% अंश सूत्रधारी ने खरीद लिए हो, तो वो कंपनी कहलाती है पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। ऐसी कंपनी में जो भी निर्णय होते हैं, जो क्रियाकलाप होते हैं, वो सब बड़ी कंपनी द्वारा ही लिए जाते हैं। दूसरी होती है आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। इसका मतलब यह होता है कि इसके 51% तो न्यूनतम अंश गए ही गए, लेकिन अभी 49% रह गए। जब 49% रह गए तो इसका मतलब एक अंश रह गया, एक हिस्सा रह गया, एक पार्ट रह गया। तो इसलिए ये हमारी कहलाती है आंशिक स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। तो दोनों में अंतर आप समझ गए। इसमें सारे के सारे अंश बिक जाते हैं और इसमें सारे के सारे अंश नहीं बिकते हैं, एक निश्चित हिस्सा तक ही दूसरी कंपनी के पास में पहुंच पाता है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत क्रियाकलाप, थोड़ी बहुत मनमानी, थोड़े बहुत डिसीजन अपनी इच्छा अनुसार भी हो सकते हैं, जिससे क्या होता है कि कंपनी जितना भी कारोबार करती है उसमें कुछ अपना भी मत दे देती है, तो उसका भी हित कहीं ना कहीं रख लिया जाता है। और इसके बाद में अगला जो हमारा टॉपिक आता है, हमने भाई अभी तक जो सूत्रधारी कंपनी है उसके लिए पढ़ा, सहायक कंपनी को पढ़ा, सहायक कंपनी के प्रकार को पढ़ा। अब हम आगे बताते हैं कि सूत्रधार कंपनियां किस प्रकार से बनती हैं, यानी सूत्रधार कंपनियों का निर्माण विधि। ठीक है, तो चलिए समझाते हैं आपके लिए है होल्डिंग कंपनी के मेथड्स। ठीक, तो हम लिख रहे हैं यहां पर मेन हेडिंग और सूत्रधारी कंपनियों की निर्माण विधि। इसमें आपको थोड़ी थ्योरी तो लिखनी होगी, ठीक है, कि सूत्रधारी कंपनी बनती कैसे, फिर से यहाँ पर थोड़ा सा वर्णन करना होता है। इससे क्या होता है कि आपकी मार्किंग बहुत अच्छी आएगी। मैं ये सोचिए इसीलिए बताता चलता हूँ कि इसमें आप लिखो कैसे कि सूत्रधार कंपनी बनने के लिए किसी न किसी दूसरी कंपनी के 50% या 50% से ज़्यादा जो क्षमता अंश है उनको क्रय करना होता है, तब जाकर के सूत्रधारी कंपनी बनती है। तो इस सब पूरी गाथा लिखने के बाद में, ठीक है, आपको सूत्रधारी कंपनियों की जो निर्माण विधि है उसको लिखना है। और कितनी विधियां हैं इसके लिए मैं आपको बताऊं, मुख्य रूप से 3 है। पहला नंबर एक नंबर पे पहले लिखेंगे नंबर 1, नई कंपनी के अंशों को क्रय करके, जैसे कोई नई कंपनी बन रही है, ठीक है, अब जो कंपनी बन रही है उसके 51% अंश आप परचेज कर लीजिए, तो 100% वो कंपनी क्या हो जाएगी, सूत्रधारी कंपनी हो जाएगी। यानी कोई नई कंपनी बन रही होती है, उस नई बनने वाली कंपनी के 51% जो अंश हैं वो कोई मतलब विद्यमान कंपनी, पहले से व्यापार कर रही कंपनी खरीद लेती है। तो इस तरह से एक सूत्रधारी कंपनी का निर्माण हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा पहले से हिंदुस्तान कंपनी मतलब बिजनेस कर रही है, ठीक है, अब एक कंपनी कोई मान लीजिएगा ABC रजिस्टर्ड हो रही है। अब हिंदुस्तान ने इसके क्या काम किया, 50% से प्लस यानी 51% अंशों को खरीद लिया, तो ये कंपनी है हिंदुस्तान अपने आप होल्डिंग बन गई, और ये जो रह गई वो कौन सी है, माइनॉरिटी बन गई। तो इस तरह से ये हो जाता है। सेकंड नंबर पे दूसरा एक जो तरीका है भाई ये है कि अगर पूर्व से व्यापार कर रही कंपनी के अंशों को क्रय करके, भैया पहले से कंपनी, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले राल्को, TVS और हीरो का एग्जांपल दिया,
एग्जाम्पल बदलेंगे नहीं, वही रखेंगे। तो वो कंपनी जो पहले से वर्क कर रही है उसके 50% से ज़्यादा अंशों को अगर कर लेते हैं तो इसके बाद में भाई ये कंपनी भी हमारी कैसी बन जाती है, सहायकी बन जाती है। और दूसरी वाली कंपनी जो खरीदती है वो कौन होती है, सहायक मतलब सूत्रधारी कंपनी बन जाती है। तो एक तो ये है कि नई कंपनी के अंशों को क्रय कर लो, दूसरा तरीका यह है कि भैया पहले से व्यापार कर रही है उस कंपनी के लिए, ओके। और तीसरा जो तरीका होता है सूत्रधारी, ऐसा भी तो हो सकता है, सूत्रधारी कंपनी के 50% प्लस अंशों को क्रय करके। ये तीन विधियां हैं, या तो कंपनी नई बन रही होगी, या कंपनी पुरानी होगी, या कंपनी सूत्रधारी होगी। तो सूत्रधारी के भी दूसरी कंपनी है वो अंश खरीद सकती है। तो ये तीन मेथड्स हैं, इनको जरा सही से देख लेना, क्योंकि इनके बारे में 4-4, 5-5 लाइनें लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे से कंटेंट तैयार करने का अवसर मिल जाएगा। अब अगला हमारा जो टॉपिक आता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और वो है सूत्रधारी कंपनियों के लाभ। यानी हम सूत्रधारी कंपनी पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो उसके लाभ कौन कौन से हैं, ठीक है। और इससे उद्देश्य भी आपको जो PDF नोट्स हैं उसमें दिए हुए हैं, बहुत सरल हैं, ठीक है। तो उनको वहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई टफ नहीं है। तो हम बता रहे हैं सूत्रधारी कंपनी के लाभ, यानी लाभ कहें या उद्देश्य कहें, वैसे उद्देश्य इसके अलग हैं दिए हुए, यहाँ पर हम थोड़ा साथ में ही समझा दे रहे हैं। क्योंकि जो लाभ होते हैं, मेन मकसद कंपनियों का बिजनेस करना होता है, और बिजनेस क्यों करते हैं, लाभ कमाने के लिए। तो ये यहाँ से ये भी इसका हो सकता है। तो यहाँ पर पहला जो हमारा पार्ट निकल करके आता है वो आता है यहीं से कि सूत्रधारी कंपनियों के लाभ और उद्देश्य कौन से हैं। पहला है प्रतिस्पर्धा का अंत। प्रतिस्पर्धा का अंत पहला जो लाभ है इसका या उद्देश्य होता है वह होता है आपस में बहस को खत्म करना। कोई कंपनी है वो मतलब कंपटीशन कर रही, तो दूसरी कंपनी उसके 51% अंश खरीद ली, कंपटीशन खत्म, अब अपनी मनमानी है उस पर, ठीक है। तो पहला जो इसका लाभ या उद्देश्य होता है वह होता है प्रतिस्पर्धा का अंत। और नंबर 2 होता है अधिक लाभ कमाना, ठीक, अधिक लाभ कमाना। जैसे वोडाफोन और आइडिया जो थे आपस में कंपटीशन कर रहे थे, तो वही दिक्कत थी। बाद में दोनों कंपनियों ने क्या हुआ कि एक हो गई मिलकर के, यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद ले, तो जाहिर सी बात है कि आपस का कंपटीशन खत्म। अब वो मन में आएगा उतने प्राइस रखेंगे, तो जनता को परचेज करना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक होता है उद्देश्य, लाभ कमाना, ठीक है। और वैसे मैं बता दूं इस चैप्टर से न्यूमेरिकल तो जरूर आने के चांस होते हैं होल्डिंग कंपनी वाले से, तो न्यूमेरिकल भी मौका मिलेगा, आगे समझा ही जाएंगे। और थ्योरी आज का ही समझ लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद में है तीसरे नंबर पे ग्राहकों की संख्या में वृद्धि। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि का मतलब है कि जो कस्टमर्स हैं उनकी संख्या कहीं ना कहीं बढ़े, तो ग्राहकों की संख्या में भी यहां से क्या होती है, वृद्धि होती है। नंबर 4 तकनीकी ज्ञान में वृद्धि। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि एक कंपनी जब दूसरी कंपनी की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है तो जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें तो अच्छी मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इससे तकनीकी ज्ञान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। नंबर अगला है समय से माल की आपूर्ति। अब जो सूत्रधारी कंपनी होती है वह दूसरी कंपनी के लिए ऑर्डर देती है, समय से पहले देती रहती है, तो भाई जब चाहेगी वो माल ले लेगी, किसी और को सप्लाई देने नहीं देगी अपने सामने। तो जाहिर सी बात है कि माल की जो आपूर्ति है वो कैसी हो जाएगी, समय से हो जाएगी, ठीक है। और छठे नंबर पे है संचालन व्ययों में कमी। ये व्यय लिखा हुआ है, देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, व्ययों, ठीक। अब तो सही है, व्ययों में कमी। जो डायरेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं जिनको हम संचालक कहते हैं, कंपनी को चलाते हैं, तो बहुत से उनको वेतन देना होता है, उनके खर्चे होते हैं, उनके आवास के, खाने के, पीने के, रहने के, ठीक है। और दुनिया भर का जो उन पर व्यय किया जाता है, तो उन व्ययों में भी कमी आती है। क्यों कमी आती है, क्योंकि अब बड़ी कंपनी डिसीजन ही लेती रहती है, तो छोटी वाली जो कंपनी है उसको इतना अपना सोचना समझना नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद में है 7वें नंबर पे सहायक कंपनी का विस्तार।
एक ये भी इसका लाभ है कि जो मिनोरिटी कंपनी होती है, सहायक कंपनी होती है, उसको भी डेवलप कर देती है बड़ी कंपनी। ओके, क्योंकि उस बड़ी कंपनी के साथ नाम जुड़ने से जो छोटी कंपनी है उसका भी आगे बढ़ जाता है नाम। 8वें नंबर पे होता है जनता का विश्वास। जनता का विश्वास यानी जो पब्लिक है वो भी फहत रखने लगती है, वो सोचती कि अरे भाई अब बड़ी कंपनी का इस पे हाथ है तो ये कंपनी भागेगी नहीं। तो ये भी इसका एक लाभ है कि जनता का विश्वास पूरा पूरा इस पे बना रहता है। ठीक है, और इसके साथ में अगला जो होता है वह होता है अच्छी संचालन व्यवस्था। अच्छी संचालन व्यवस्था। ठीक है, जो कंपनियां हैं वो अच्छे से चलती हैं तो जाहिर सी बात है कि उनको ऑपरेट करने में भी आसानी रहती है और उनकी जो संचालन व्यवस्था है, कार्य करने की तकनीकी है, वो पहले से और अच्छी हो जाती है। और इसके बाद में होता है निर्माण में भी आसानी। 10वें नंबर पे है निर्माण में आसानी। निर्माण में आसानी का मतलब है कि जब हमको सूत्रधारी कंपनी बनानी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो केवल अंशों को ही परचेज करती है, बस उतना पेमेंट उसके लिए किसी प्रकार से देना होता है और कोई बड़ी असुविधा किसी प्रकार की क्रिएट नहीं की जाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब इसके लाभ के साथ में कुछ हानियाँ भी होती हैं। भाई लाभ हमने बताए हैं तो हानियाँ भी हम बताएंगे। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। और हम तो आपको जो हेडिंग देंगे उसमें कम से कम नहीं तो 10-12 हेडिंग, अभी ये भी 15 दी हुई होंगी कम से कम, जो पीडीएफ नोट्स हैं। हेडिंग्स हमारे यहाँ पर बहुत सॉलिड और एकदम इजी तरीके से मिलती हैं आपके लिए। ओहो, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो हानियों का है। भाई सूत्रधारी कंपनी के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी तो होंगे। अब ये कौन कौन से नुकसान होंगे? पहला जो नुकसान होता है होता है जो सूत्रधारी कंपनी है वह दूसरी कंपनी को उतनी वैल्यू नहीं देती है जिससे उसके अंशधारियों के साथ में अहित होता है। दूसरा जो अहित होता है वह होता है कि अपनी मनमानी करना। तीसरा जो अहित होता है वह होता है कि अपनी मर्जी के अनुसार अगली कंपनी को चलाना, जिससे उसके कर्मचारी हैं वो भी प्रभावित होते हैं। और अगला जो हानि होती है वह होती है खातों में हेरफेर कर लेना, यानी और सहायक कंपनी पर कम ध्यान देना। ये भी नुकसान ही है सूत्रधारी कंपनियों के। और एकाधिकार को स्थापित करना, यानी पूरे मार्केट पे अकेले राज कर लेना, यानी जो कंपनी कंपटीशन में थी उसी को परचेज कर लिया, तो जाहिर सी बात है ये समस्या रहेगी। ठीक है, और सारे निर्णय अपने बेस पे करना, यानी अपने हित में करना, अपने लाभ के लिए करना, ये भी इसका एक दोष है। और इसके साथ साथ में अवप्रेरणा की कमी होना, ये भी इसका एक सबसे बड़ा दोष है। और कर्मचारियों पर दबाव अधिक होना, ये भी इसका दोष है। तो ये 8-9 हानियां हो गई इसकी, या दोष हो गए, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। कभी कभी पेपर में आ जाता है सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी में अंतर। इस अंतर को भी ध्यान से आप लोग थोड़ा सा कहीं से पढ़ लेंगे। और लास्ट में एक होता है कि इन सब का हिसाब किताब रखने के लिए किया क्या जाता है, उसके लिए बनता है समेकित चिट्ठा। कौन सा बनता है? समेकित चिट्ठा, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, समेकित चिट्ठा। ओके, तो इस समेकित चिट्ठे के लिए, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए बना दें, उसका एक प्रोफार्मा होता है। जो प्रोफार्मा है पीडीएफ नोट्स में आपको ऑलरेडी दे दिया है। तो अब यहां पर इस वाले चैप्टर में मोस्टली बातें उम्मीद है कवर हो गई होंगी। थोड़ा सा आप नोट से देख लीजिए, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो कैसा लगा ये क्लास जरूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।